परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। कुछ कुछ प्रश्न पत्र भी मैंने साझा किया था, वो सब ध्यान ही होगा आप लोगों को। आज मैंने बोला भी था कि अगले सत्र में हम जो इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है वह है शब्द कोश क्रम में सजाना। इस पर हम चर्चा करेंगे और कुछ वर्तनियों के बारे में बात करेंगे, और बात करने के साथ ही आज पीजीडीटी 1 का हम समापन करेंगे। ठीक है, क्योंकि पीजीडीटी का जो कोर्स है या परीक्षा है, ये परीक्षा इसकी थोड़ी पीछे हो गई है, कुछ समय के लिए लंबित कर दी गई है। तो मुझे लगता है अच्छा समय है, तो हम एक एक पक्ष एक ही दिन में 2 घंटा चर्चा ना करके थोड़ी थोड़ी चर्चा करें तो ठीक रहेगा। हाँ या नहीं? जी सर। पिछले हफ्ते जो हमने चर्चा किया था अनुवाद की परंपरा में, उसमें हमने आशु अनुवाद पे चर्चा किया था, क्या याद है? नहीं सर, आशु अनुवाद पे बात आशु अनुवाद पे हमने चर्चा नहीं किया था, शायद मैंने किया था, हो सकता है ध्यान ना हो, कोई बात नहीं। आशु अनुवाद क्या है? ऐसी प्रक्रिया है या ऐसे अनुवाद की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मान लीजिए एक व्यक्ति कोई बोल रहा है एक भाषा में, उसकी बात को दूसरी भाषा में साथ ही साथ अनुवाद करते जाते हैं। अक्सर ये चीज आप देखे होंगे, जब कोई विदेश से आता है, कोई डेलीगेट आता है, तो उसकी बातों को, मान लीजिए कोई जापान का आया, तो जापानी जानने वाले कम लोग होते हैं, वो यहाँ किसी मंत्री से या किसी विभाग से मिलने आता है, तो उस जापानी व्यक्ति की भाषा को हिंदी भाषी या जो भी, जैसे पश्चिम बंगाल में आए तो वो बांग्ला में कहने के लिए, अनुवाद करने के लिए एक व्यक्ति रहता है जिसे इंटरप्रेटर कहा जाता है। उसका काम होता है, जैसे जापानी में वहां से जापानी व्यक्ति ने बोला तो उसको यह हिंदी में बोलेगा, और जो हिंदी में बोली जा रही बात उसको जापानी में सुनाएगा। इसका ताजा उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा, बीच में एक वीडियो आई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और वहां वो हिंदी में उन्होंने भाषण दिया था अपना, और उनके साथ एक इंटरप्रेटर थी जो उनकी बात को हिंदी की बात को अंग्रेजी में कहती थी, और अंग्रेजी में सुनी बात को इनको कहती थी। वो वहां के राष्ट्रपति से मिले थे। आशु अनुवादक के रूप में नौकरी भी लगती है, इंटरप्रेटर की नौकरी लगती है पार्लियामेंट में, पेमेंट भी अच्छा खासा होता है। उसमें अगर आपका अनुवाद अच्छा है, जल्दी जल्दी आप अनुवाद कर लेते हैं, उसमें एक ओरेशन टेस्ट भी होता है, मतलब बोला जाता है वो आप सुन पाते हैं कि नहीं, या फिर आप अपने से कुछ बोल पाते हैं कि नहीं, इस विषय पे काफी टेस्ट होती है। और अभी पिछले साल इसकी परीक्षा हुई थी, इस साल उसका अंतिम परिणाम आया है, कुछ लोग चुने गए हैं। तो ये होता है आशु अनुवाद। इसके ऊपर 10 नंबर का आता है एक लेख लिखने के लिए। मैंने आप लोगों को पिछले सत्र में ही बताया था कि जब आपको 10 नंबर का कोई प्रश्न लिखने के लिए दिया जाए, जैसे मान लेते हैं ये A4 साइज का पेपर है, देख पा रहे हैं ना मैं जो दिखा रहा हूँ, तो A4 साइज का ये पेपर है, तो सिर्फ एक साइड में यहां अगर लिखते हैं तो इतना काफी है 10 नंबर के लिए। ठीक है, आशु अनुवाद के बाद उसके ऊपर आप उदाहरण ज्यादा से ज्यादा लिखते हैं तो आपका पेज कवर हो जाएगा। मुख्य थीम तो यही हुआ कि आशु अनुवाद की जरूरत कहाँ पड़ती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लिप्यंकन। इसका मैंने बता दिया था, लिप्यंकन का मतलब होता है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन साझा कर रहा हूं और आपकी सुविधा के लिए मैं कुछ चीजें टाइप करता हुआ चलूंगा, ताकि हो सकता है जो बात मैं कहना चाह रहा हूं गले की भर्राहट स्पष्ट ना हो पाए। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी सर, दिखाई दे रहा। जी सर, दिख रहा। ठीक है, ये आधा पौआ है, टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत है। लिप्यंकन बोलते हैं इसको। लिप्यंकन को अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है कि कोई एक बात कही जाती है, कही हुई बात को आप लिखते हैं। लिप्यंकन में हम स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देते, हम बोली गई बात पे ध्यान देते हैं।
जो कही जा रही है उसी को हम लिखने का प्रयास करते हैं, ये लिप्यंकन होता है। ठीक है, उच्चारण पे, जैसे मान लीजिए कोई आपसे केमिस्ट्री कहता है, केमिस्ट्री कहता है, तो इसका अगर आप केमिस्ट्री को सीधे सीधे लिखते हैं, केमिस्ट्री लिखते हैं, तो ये गलत हो जाता है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? CHEMISTRY। अब ये लिखा हुआ है केमिस्ट्री, लेकिन हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री, तो बोलते भी केमिस्ट्री है, इसलिए जो बोला जाता है लिप्यंकन में वही लिखा जाता है। लिप्यंकन का प्रयोग कहाँ होता है? अक्सर विदेशों में एक जॉब है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन एक जॉब है। इसमें क्या होता है, विदेशों में अस्पतालों में जो सर्जरी वगैरह होती है, या डॉक्टर जो कुछ भी मरीज को राय देते हैं उसको बोलते रहते हैं, वो लिखते नहीं है। रिकॉर्डर लगे होते हैं, वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती है, फिर वो रिकॉर्डेड फाइल जो ट्रांसक्रिप्शनिस्ट होते हैं उनके पास भेज दिया जाता है। फिर ट्रांसक्रिप्शनिस्ट का काम क्या होता है, उसको सुन करके और उसको लिखते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन का काम आजकल सब टाइटलिंग में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। सब टाइटलिंग का मतलब होता है, क्या होता है सब टाइटलिंग का? बीच बीच में आप लोग हाँ ना बोलते रहिएगा, जिससे पता चले कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और भागीदारी भी होनी चाहिए। ठीक है, सब टाइटलिंग आपको पता है क्या होता है? कोई बताए अगर पता हो तो। जी सर, जैसे मूवी वगैरह देखते हैं तो वीडियो देखते हैं, उसमें दूसरी लैंग्वेज में लिखा आता है नीचे। हाँ, जैसे मूवी हम देख रहे हैं, मान लीजिए मूवी हम देख रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहा है, उसकी अंग्रेजी नीचे चलती है। और ये बहुत अच्छा कैरियर है, 1 मिनट के $150 से $200 आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब टाइटलिंग भी ट्रांसक्रिप्शन में ही आ जाता है। आप देखिएगा अक्सर आजकल यूट्यूब में भी जो वक्ता कह रहा होता है, जो प्रेजेंटर या क्रिएटर जो कह रहा होता है, उसकी कई बात नीचे सब टाइटल के रूप में चलती रहती है। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रयोग यहाँ भी करते हैं। वहां क्या करते हैं, रिकॉर्डेड वॉइस फाइल आती है, आप उसको सुन करके उसका हूबहू वही लिख देते हैं वो क्या कह रहा है। वहां अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती है। सब टाइटलिंग में भी 2 तरह का होता है, तो अनुवाद करते हैं, जैसे हिंदी में चल रहा हो, डायलॉग हिंदी में चल रहा हो, उसका अनुवाद करके सब टाइटलिंग। लेकिन मूल रूप से ट्रांसक्रिप्शन वहां होता है, इंग्लिश में बोल रहे हैं और उनकी कई बातों को इंग्लिश में ही प्रस्तुत कर देते हैं। ये होती है सब टाइटलिंग, और ये ट्रांसक्रिप्शन का एक नमूना होता है। इसके बाद हम आते हैं ट्रांसलिटरेशन पर। ट्रांसलिटरेशन पे भी मैंने कह दिया था। ट्रांसलिटरेशन का मतलब होता है लिप्यंतरण। आप लोगों ने जो असाइनमेंट बनाया होगा उसमें ट्रांसलिटरेशन के लिए 2-4 शब्द रहे होंगे, या हो सकता है परीक्षा में भी 5 शब्द ऐसे आए जो कहा जाए आपको इसका ट्रांसलिटरेशन, या फिर हिंदी में इसको लिप्यंतरण कहा जाएगा। ठीक है, तो लिप्यंतरण का मतलब होता है लिपि का अंतरण। मतलब अगर वह हिंदी में लिखा हुआ है तो उसको अंग्रेजी में लिखना है, और अंग्रेजी में लिखना हुआ है तो उसको हिंदी में लिखना, वो बता देते हैं, या किसी भी भाषा में लिखना होता है। जैसे मान लीजिए लिप्यंतरण का मैं एक उदाहरण दूं, SHUT, शट, इसको हिंदी में हम लिख देते हैं शट। आप लोग आजकल सोशल मीडिया का खूब प्रयोग करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और तमाम ऐसी चीजों का, और उसमें अधिकांशतः आप लोग लिप्यंतरण का ही प्रयोग करते हैं। बहुत कम ऐसे महानुभाव हैं जो कि लिप्यंतरण ना करे। जैसे मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए आपको अपने दोस्त को लिखना है कि क्या बे सिनेमा चलेगा, बोलते हैं ना आपस में बात करते समय, तो लिखते हैं क्या बे सिनेमा। अब देखिए यहाँ सिनेमा को मैंने SINEMA लिखा है, CI नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? हम यहाँ लिप्यंतरण कर रहे हैं, अंग्रेजी के जो शब्द हैं या सिनेमा जो बोला जाता है उसका लिप्यंतरण करते हैं, तो हम इसमें भाव नहीं देखते हैं, हम शब्दों को
उसी रूप में लिख देते हैं, या फिर आप लिखें SALE। अब मान लीजिए ये जो शब्द मैंने लिखा बहुत हास्यास्पद है, SALE, चल रहा है। ये यहाँ SALE को क्या पढ़ेंगे आप लोग, कोई बताए? ये सेल, और कोई? बस सेल ही पढ़ा जाएगा। कोई दोस्त लिखा है साले भी हो सकता है सर। हाँ, साले चल रहा है, क्वेश्चन मार्क। जी सर। हाँ, लिप्यंतरण मतलब थोड़ा सा विषय से हट के मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग कई बार सोशल मीडिया में लिखते हैं, मुझे भी लिख के भेजते हैं, तो चूंकि बड़ी अल्प बुद्धि का प्राणी हूं मैं, और मुझे ऐसी नहीं चलती है। अब जैसे एक सज्जन ने मुझे लिखा TY, ठीक है, ये स्पेशल क्लासिकल हो गया। TY तो मेरे समझ में आ गया कि थैंक यू को इन्होंने TY लिखा। अब किसी एक ने T3 लिख दिया, T3 लिख दिया। अब मैं डॉक्टर आदमी, मेरे समझ नहीं आया कि उसको शायद थायराइड की समस्या है, इसलिए वो व्यक्ति T3 लिख रहा है। आपका क्या विचार है? ये लिखा था उसने T3। अब मैं ये लिपि उसकी समझ नहीं पाया, आप लोग मुझे समझाएं। और उस सज्जन ने बाद में, मैं समझ नहीं पाया तो मुझे यही लगा कि शायद उनको थायराइड की बीमारी होगी, तो T3 की जांच की रिपोर्ट मुझसे साझा करना चाहते थे। तो मैंने कहा ठीक है, आप ब्लड रिपोर्ट अपना साझा कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा कि आपको कौन सी दवा खानी है। सही कहा ना मैंने उनकी बात को? चलिए, तो मैं, एक तो आग्रह है आप लोगों से कि आप हिंदी लिखें तो हिंदी की लिपि में लिखें, बांग्ला लिखें तो बांग्ला की लिपि में, भोजपुरी लिखें तो उसकी लिपि में, अंग्रेजी लिखें तो अंग्रेजी की लिपि में। तो मैं बात कर रहा था लिप्यंतरण के बारे में। अब लिप्यंतरण का जो प्रश्न आता है, लिप्यंतरण में देखिए कुछ खास चीजें होती है। जैसे मान लीजिए, लिखूंगा कैसे यहाँ, जैसे मान लीजिए आप ए लिखना है तो क्या लिखते हैं? आप लोगों ने ये लिप्यंतरण वाला पाठ पढ़ा है क्या वहां? किसी को याद है? जैसे मान लीजिए अ लिखना है, ठीक है, ये अगर नोट कर पाएंगे तो आप लोग नोट कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए अ लिखना है, अ के लिए क्या लिखेंगे हम? इंग्लिश में ए लिखते हैं, ठीक है। अगर आ लिखना है, आ का लिप्यंतरण, आ का लिप्यंतरण हम लिखते हैं, ए डबल लिखते ए। हैं, डबल ए। नहीं, ए के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। वो कंप्यूटर में कैसे लिखेंगे? कोई कुछ बोलना चाह रहा है, स्पीकर ऑन है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। कोई बोल रहा हो तो लिख के मुझे भेज सकते हैं। प्रिया कुमारी ने हैंड्स अप किया है। प्रिया जी बताइए। सर मैं प्रिया, पूछना चाह रही थी कि ये जो अभी आप बता रहे हैं, ये हाँ अनुवादकीय जी, टिप्पणी जो लिखने आता है वही है ना? अनुवादकीय टिप्पणी नहीं, ये आपका PGDT 1 की जो किताब है, किताब PGDT 1 की फाइल, पुराने जमाने की। और अभी वाला जो अगर देखेंगे, अगर आपके पास किताब हो, तो इसका जो चैप्टर है, वो चैप्टर है अनुवाद के अन्य रूप, खंड 5 के इकाई 19 में है लिप्यंतरण, सर ठीक है। पीजीडीटी उसमें आपको ये मिलेगा। खंड 2 के खंड 5 PGDT की किताब मिली है आपको? अच्छा, हाँ सर, पीजीडीटी 1 का मुझे 2 खंड मिला है, 1 और 2। उसी में, उसी के अंत में होगा, आप देखिएगा कि उसके जो 1 और 2 मिला है ना, 2 वाले में ही अंत में लिप्यंतरण का होगा। जैसे ये मान लेते हैं, ऐसे हमने ए लिखा, ठीक है, और इसके उस सिर पे वो टोपी रहेगी। जैसे इसके ऊपर मैं मान लीजिए ये लाइन बना देता हूँ, चूंकि टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, नहीं कर पाऊंगा मैं। ए लिखते हैं, ए के ऊपर एक ऐसे लाइन। जी क्या कह रहे हैं? किसी पर बार लगा देते हैं, ऐसे ऐसे डैश लगा देते हैं ए के ऊपर, ठीक है। मैं देखता हूँ कैसे कर सकता हूँ, एक मिनट। एक मिनट प्रयास करता हूँ मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो अक्षर बनाने का मतलब जैसे ये देख पा रहे हैं ना, मान लीजिए ये वाला ए मैं हटा देता हूँ,
ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वाला ए हटा देते हैं और उसके ऊपर एक लाइन सी देख रहे हैं ना आप, यहाँ देखिए ए के नीचे जो मैंने लाइन बनाया है ये ए के ऊपर आ जाता है, ये आ के लिए प्रयोग होता है। क्लियर है या सर संदेह है? सिर्फ आप दिख किसी और रहे हैं तरीके? आपका। मैं दिख सर रहा आप हूँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है मेरा? नो सर। और कोई बताए स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से रिबूट करूँ। हाँ, मोहित नहीं जी सर। ने लिखा है। सर दिख रहा है स्क्रीन, दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है दिख सर। रहा है, उन्होंने हो सकता है आप कि अपना स्क्रीन पर सेट करिए। हो क्या सकता है कि क्या उन्होंने सर? आपका लिंक ओपन किया हो और ये स्क्रीन वाला ना किया हो। दो लिंक है उसमें देखिएगा, एक लैपटॉप से मैं ऑनलाइन हूँ और एक मोबाइल से। ये मोहित जी ने भेजा है, देखिए अच्छा ए के अच्छा ऊपर ये जो डंडा है ऐसे नहीं, सीधा वाला, अच्छा। हाँ सीधा वाला जैसे ये डैश बनाया गया ना इस तरह से होगा वो। क्योंकि मोबाइल से आप कर पाएंगे, लैपटॉप में विकल्प तो शायद मुझे नहीं दिख रहा है कहीं, या होगा भी तो ढूंढने में समय लग जाएगा। देखता हूँ अगर कर पाता हूँ तो। दिख रहा है सर, ये दिख रहा है। ये दिख रहा है ना? नहीं, ए के ऊपर डंडा जो बनाना है वो भी दिख रहा है सर। दिख रहा है। हाँ सर, और आप इतना अच्छा समझाते हैं सर, वो आसानी से समझ में आ जा रहा है। ये ठीक है, फिर छोड़ देता हूँ, रिस्क नहीं लेता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आ के लिए ये वाला निशान आप प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं, आ के बाद आते हैं छोटी। छोटी के लिए क्या मात्रा प्रयोग करते हैं? आई का प्रयोग करते हैं, हाँ या ना? जी जी सर। सर। यस सर। बड़ी के लिए आई के ऊपर ऐसा वाला जो भेजा है इन्होंने, ये जो ये डैश जो है वो आई के ऊपर हो जाएगा बड़ी के लिए। ठीक है, ये बड़ी के लिए हो जाता है। उसके बाद आता है छोटा ऊ। छोटा ऊ के लिए यू का प्रयोग करते हैं। जब बड़ा वाला यू आता है तो उसके ऊपर फिर एक वो ऊपर हाइफन लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि ये चीज भूल जाते हैं बहुत जल्दी, मैं भी भूल गया था। बड़ा ऊ के बाद आता है री। ये री आता है, री के लिए आर, और आर के बाद यहाँ डॉट लगा देते हैं। ठीक है, ये तो कंप्यूटर से बन गया है। तो आर के बाद ये बना देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। री के लिए ऐसे लिखते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें ऋषि लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? री के लिए आर और ये डॉट, शी के लिए एस एच होता है ना, श, यही होता है ना श। और बड़ी की मात्रा के लिए, बड़ी की मात्रा के लिए हमने वो ऊपर डंडा बताया ना, श के ऊपर डंडा खींच देंगे, एस एच के ऊपर डंडा खींच देंगे। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद ये हो गया री। और संस्कृत में आता है ये जो री है ना, ये छोटी री मानते हैं संस्कृत में आजकल, तो उसका प्रयोग नहीं करना है। और कई जगह बड़ी री लिखते हैं, दो बार। देखें कंप्यूटर लिख पाता है कि नहीं, नहीं आ रहा है। ये जो री है इसी के नीचे एक और ट जैसा बना होता है, उसके लिए फिर आर लिख करके, चूंकि बड़ी री है तो ये आर के ऊपर ऊपर डंडा, मतलब बड़ी जहां भी होगा वहां ऊपर डंडा खींच देते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। उसके बाद री आता है, री एल आर री। ये री, ये भी शायद हमारा कंप्यूटर लिख पाएगा। ये री होता है। री के लिए फिर वही एल है और एल के बगल में डॉट कर देते हैं। ठीक है, ये री होता है। टेक्चंद जी आपने कुछ कहा, हैंड्सअप किया, बताएं मिस्टर टेक्चंद जी। चलिए, ये आपको मैं बता रहा था लिप्यंतरण। जब आप असाइनमेंट जिन्होंने ना किया हो तो अगर लिप्यंतरण आया हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अमूमन हम लोगों ने लिखा होगा, जैसे राजेश लिखना है तो हमने ऐसे ही लिखा होगा, हमने और आपने, RAJESH ऐसे ही लिखा होगा। लेकिन जी सर। असल प्रकृति ऐसी, असल वाली जो प्रकृति है वो मैंने जो अभी यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखाया वैसे ही। अगर आपने ये राजेश वाला लिखा होगा तो आधा नंबर मिला होगा, और उस प्रकृति में अगर लिखते हैं तो 5 में 5 पूरा मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका लिप्यंकन
अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो आता है वो अनुवाद के उपकरण, ये मैं बता चुका था। अब आते हैं पीजीडीटी में अनुवाद में कोश की उपयोगिता। ये तो ऐसा प्रश्न है जो आप सब लिख पाएंगे। कोश की उपयोगिता बता पाएंगे आप लोग? कोश क्या होता है? कोश का मतलब डिक्शनरी होता है, ठीक है। अनुवाद में डिक्शनरी की क्या उपयोगिता है, या बात छुपी है क्या आप लोगों से? इस पे 10 नंबर का आता है, टिप्पणी लिखें। कर पाएंगे आप लोग, हाँ या ना? तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो इसकी थोड़ी सी बात करूंगा। नंदिनी बोलिए। जी सर, मैंने अनुवाद किया में है। जो, हाँ देखिए, अनुवाद में कोश की उपयोगिता क्या है। जैसे मान लीजिए आप मेडिसिन का कोई लेकर के बैठे हैं, मेडिकल फील्ड का आप कुछ लेके बैठते हैं। मेडिकल फील्ड का जब आप लेके बैठते हैं तो एक शब्द आता है ए बी, ये मैं चर्चा कर चुका हूं, ABDUCTION। अबडक्शन का क्या मतलब होता है? अबडक्शन का मतलब आप हिंदी में बताइए आप लोग। अपहरण। छोड़ दीजिए, अपहरण। ये अपहरण शब्द हम लोग सामान्य अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं, लेकिन जब आप मेडिकल फील्ड में चले जाएंगे, फिजियोथेरेपी में इसका प्रयोग होता है, तो अबडक्शन का मतलब होता है शरीर का जो बीच का हिस्सा है हमारा, वहां से शरीर के किसी अंग का दूर होना। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे हाथ खड़ा कर रहा हूं, तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो गति हो रही है, इसको एबडक्शन कहते हैं। अब यहां मान लीजिए आपको अंग्रेजी में आ गया एबडक्शन मूवमेंट इज नॉट गुड। मान लीजिए आ गया ABDUC, एबडक्शन मूवमेंट ऑफ पेशेंट इज नॉट गुड। इसका अनुवाद क्या लिखेंगे आप लोग? या abduction in left hand is nil, क्या लिखेंगे? इसका अनुवाद क्या करेंगे? अरे बताइए, तो आसान अनुवाद है, आप लोग बताना चाहिए। की शारीरिक क्रिया सही नहीं है। ये abduction in left hand is nil, ये जब मेडिकल एग्जाम करते हैं ना, तो उसमें लिखा जाता है टीथ फुल, मतलब 32 के 32 ही हो, किसी ने तोड़ा नहीं मार के, ठीक है। उस चेस्ट फुल, लंग्स फुल, इस तरह से वो लोग लिखते हैं। तो वहां एबडक्शन इन लेफ्ट हैंड इज नील, मतलब बाएं हाथ उठा नहीं पा रहा है। इसका अनुवाद ऐसा होना चाहिए। तो अनुवाद में आपको कोश की उपयोगिता है, जिस क्षेत्र का अनुवाद कर रहे हैं उस क्षेत्र की किताब चाहिए। अब जैसे प्रशासनिक, कई ऐसे शब्द हैं जो प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग होते हैं। जैसे डायरेक्टर एक शब्द है, सुना होगा आप लोगों ने। डायरेक्टर सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? सर सुना। नहीं, डायरेक्टर का मतलब सिनेमा का डायरेक्टर, और ऑफिस में भी एक पद होता है डायरेक्टर का, जो सबसे ऊंचे पद होते हैं। तो सिनेमा में इसे निर्देशक लिखा जाता है, सिनेमा या नाटक में निर्देशक लिखा जाता है, लेकिन सरकारी काम में इसे निदेशक लिखा जाता है, ठीक है। निर्देश देता है, वो डायरेक्ट करता है, आपको डायरेक्शन देता है, मतलब वो नचाता नहीं है, लेकिन सिनेमा का डायरेक्टर आपको नचाता है, ठीक है। जैसे बोलता है 1 2, फिर आप डांस करना शुरू करते हैं, हाथ ऐसे हिला हिला करके। देखा होगा नागिन डांस, आपने देखा होगा। वो बोलता है 1 2, तो डांसर ऐसे सिर पे हाथ रख लेता है, फिर बोलेगा 3 4, तो ऐसे नीचे कर लेता है। आप कभी किसी फिल्म का कट देखिएगा तो डांस डायरेक्टर इस तरह प्रैक्टिस कराता है। तो डायरेक्टर जब आप उस फील्ड में प्रयोग करेंगे तो निदेशक और निर्देशक, तो इसके लिए आपको फील्ड स्पेसिफिक डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, वो चीज आपको इसमें लिखना है कि जिस फील्ड का आप अनुवाद करने जा रहे हैं उस फील्ड का कोश आपके पास होना चाहिए, अर्थात कोश की उपयोगिता यहाँ से प्रमाणित होती है। इंजीनियरिंग ले लीजिए, उसके बाद मैराइन ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, हर क्षेत्र की अपनी अपनी डिक्शनरी है, हर क्षेत्र के अपने शब्दकोश हैं। 10 लाइन का हो जाएगा आपका 10 नंबर का। उसके बाद इसमें थेसारस एक बोलते हैं। थेसारस पता है क्या है?
थिसारस क्या होता है, आइडिया है कुछ आप लोगों को? अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए। ये एकदम मौन व्रत लिया है आप लोगों ने, बोलेंगे नहीं तो फिर वन वे नहीं, वन वे हो जाएगा, फिर आनंद नहीं आएगा। थिसारस होता है, इसको बृहद कोश बोला जाता है हिंदी में। मतलब उसमें सारी चीज, जैसे मान लीजिए अगर एक मैन लिखा हुआ है तो मैन कहाँ से बना, कैसे बना, उसकी सारी चीजें रहेंगी। विश्वकोश या बृहद कोश बोला जाता है और उसमें काफी चीजें होती हैं। ठीक है, अब जैसे कोशों की उपयोगिता पर फिर आपकी पीजीडीटी 1 के जो खंड 3 है, खंड 3 का ये पेज नंबर 23 है, इसमें आपको मिल जाएगा कोशों की उपयोगिता। बहुत आसान ढंग से इसमें बताया है, और अगर आता है तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। ठीक सर है, कहाँ उसके बोल रहे? बाद मैंने बताया खंड 3 के पेज नंबर 23 में कोशों की उपयोगिता बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। ओके ठीक सर। है, चलिए इसमें देखिए अनुवाद में कोश की उपयोगिता जो मैंने बताया उतना ही आप लिख देंगे तो आपका 10 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। खंड वो 3 सबसे पेज पहले नंबर आपको, 30। हाँ पेज नंबर 30। वैसे ये पूरा खंड 3 कोश के ऊपर ही है। जैसे इन्होंने लिखा है, देखिए मैं एक लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। कोश से तात्पर्य, इन्होंने लिखा है कि कोश के अर्थ पर विचार करेंगे। कोश भाषिक भी होते हैं और भाषिकेतर। भाषिक का मतलब जिस भाषा में हो भाषिक, और भाषिकेतर मतलब दूसरे भाषा में। इसमें अभिव्यक्ति कोश बोला जाता है। थिसारस स्पेलिंग है THESAURUS। पर्याय कोश है, उपभाषा कोश है, लोकोक्ति कोश है, मुहावरा कोश है। उसके बाद साहित्य, धर्म, पुराण के अलग अलग कोश है। ये असाइनमेंट में जनरली आपने देखा होगा कि असाइनमेंट में आता है। उसके बाद वाला जो पार्ट है यही, जैसे व्यावसायिक कोश है। जैसे मान लीजिए आप लोग अभी पढ़ रहे हैं या आप में से कोई व्यापार कर रहा है, आजकल आईटी का व्यापार खूब चल रहा है, तो आईटी के व्यापार में जब आप जाते हैं उसके लिए आपको कोश की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए भारत में जरूरत नहीं, क्योंकि भारतीय बहुत विद्वान है, वो अंग्रेजी को तहे दिल से स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन आप जापान चले जाते हैं और आपने कोई एक ऐप बनाया, ये एक माउस एक विचित्र प्रकार का आपने बना दिया, या आप सोचें और आपका कर्सर हिले, ये हो चुका है, तो आप उसके इंट्रोडक्शन के लिए जाते हैं, तो आप जापानी में उसका संदर्भ लिखेंगे ना कि जापानी भाषा में ये कहा जाता है, तो उसको उसके लिए कोश की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कोश का जो है इतना लिख देंगे तो आपके 10 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वर्तनी में। वर्तनी के मतलब कोशों में वर्तनी क्या है और फिर कोश क्रम में लिखते कैसे हैं, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। अगर आप छोटी सी गलती कर देते हैं तो 10 का 10 नंबर चला जाता है, और नहीं तो 10 नंबर पूरे के पूरे मिलते हैं। अगर नोटबुक आप लोगों के पास है तो एक लिख लीजिए कि हिंदी में जो वर्तनी होती है वह चक्रीय वर्तनी होती है। लिख लीजिए, ये ऐसा प्रश्न है जो आपको बहुत कम मिलेगा। ठीक है, चक्रीय वर्तनी ध्यान रहेगा। चक्रीय क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये चक्र के समान घूमता रहता है। जैसे अगर मुझे किरण लिखना हो तो ये छोटी की जो मात्रा है वो जो अक्षर है उसके बाईं ओर होता है, लेकिन अगर मुझे कीट लिखना हो तो ये दाहिनी ओर चला आता है। देखिए ये अंतर है इसमें, इसलिए इसे चक्रीय कहा गया है। जैसे मान लीजिए पुरुष लिखना हो मुझे तो प में छोटा ऊ पुरुष, यहां देखिए ये ऊपर की ओर इसकी पूंछ है। छोटा ऊ जो मात्रा है, ऊ की मात्रा है, उसकी पूंछ ऊपर की ओर है। और अगर कुछ और पू से मिलता जुलता शब्द लिखें, जैसे पूनम लिखना हो, हमें पूनम लिखना हो, चांद जो होता है ना, पूनम का चांद बोला जाता है, तो इसमें बड़ा ऊ की मात्रा लिखी जाती है और वो मात्रा नीचे की ओर होता है। अर्थात ये जो वर्तनी है वो ऐसे चक्र की तरह घूमती रहती है। इसलिए हिंदी में जो वर्तनियां होती है वह चक्रीय होती है। 1 नंबर का है, कहीं पूछा जा सकता है, हो सकता है यहाँ या कहीं और। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि जैसे कई बार क्या होता है, हिंदी में आधे शब्द का प्रयोग करते हैं।
पत्थर, यहाँ आधा शब्द हो गया। और चंदन, चंदन में देखिए ये पत्थर, तो ये तो हमारे समझ में आता है कि प के बाद जो त है वो आधा होना था, इसलिए थ के पहले लिखा। लेकिन यहाँ चंदन, उदाहरण अगर देखें तो चंदन में च आता है और न आता है। च आया, च के बाद आया न, आधा न, फिर द, फिर पूरा न। अब ये देखिए ये चंदन ऐसे आ रहा है, तो नियम तो यह कहता है, या हमारा मन ये कहेगा कि होना चाहिए च आधा न द, ऐसा होना चाहिए ना, क्या कहते हैं? जी सर। ये सही है, ये ऊपर वाला सही है, कौन सा सही है? सर दोनों सही है। दोनों सही है, कंफर्म है? अपने जी स्थान सर। पर दोनों सही है, लेकिन नियम यह कहता है कि इसमें कहीं देखते होंगे कि वो आधा न सिर पे चढ़ के बैठता है, और कहीं देखते होंगे कि आधा न इस रूप में लिखा जाता है। जैसे वर्तनी का जो मानकीकरण किया गया है उसमें च के ऊपर बिंदु दिया गया है। यहाँ यह नियम बताया गया है कि जब भी कोई अक्षर उसके बाद वाले में आता है और व्यंजन रूप में रहता है, स्वर नहीं रहता है, तो स्वर हमेशा अपने स्थान पर ही आधे रूप में लिखा जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यंजन होता है तो वो अपने पहले वाले अक्षर के सिर पर जाकर बैठ जाएगा। जैसे देखिए च आधा न द न ऐसे नहीं लिख करके च के ऊपर, च के सिर पर आकर के बैठ गया। ठीक है, इसमें जो अक्षर समाहित हैं वो है अंग। ये अंगस, हाँ ये अंग हो गया, अण हो गया, ठीक है, न हो गया, आधा न और आधा म, ये चारों सिर के ऊपर आके बैठ जाते हैं, मतलब अपने से पहले वाले अक्षर के सिर पे बैठ जाते हैं। क्लियर है? जब इनको किस रूप में, अनुस्वार रूप में प्रयोग करते हैं तब, ये जैसे यहाँ चंदन में हमने प्रयोग किया। ठीक है, अनुस्वार और व्यंजन का वर्णक्रम ऐसा रहता है। अब हम आते हैं वर्णक्रम की ओर। वर्णक्रम में अक्सर हम लोग भूल करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको 3 शब्द देता हूं, लिखिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिया कमल, कमल, कचहरी और कमलावती, कमलवाती। ठीक है, इसको जरा सजाएं, कैसे, कौन सा अक्षर पहले होगा? नंदिनी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आप बोलना चाह रही हैं कुछ, लिख के आप मैसेज कर सकती हैं। सर जरा इसको सबसे सजाएं पहले थोड़ा। हाँ बोलिए। सबसे पहले कचहरी, उसके बाद कमल, जो, उसके बाद में हाँ कमलावती। कमलावती, ठीक है। देखिए इसका होता क्या है कि बचपन में हम लोग चलते हैं, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है उस क्रम में। सबसे पहले इसमें अ होगा, अ से लेके अ तक, ये तो पता है आप लोगों को, हाँ या ना? यस सर। सबसे पहले अ से अ तक आएगा, इसमें भी परिवर्तन है, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद बचपन में हम लोग पढ़े हैं कक्का किक्की कुक्कू केके कोको, पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर, 12 खरी पढ़ा है। सारा खड़ी, बिल्कुल सही आपने कहा। कक्का किक्की कुक्कू केके कोका कंका, इस तरह से स्कूलों में बच्चों को रटा दिया जाता था। अब ये जो क्रम जो चल रहा है, क के बाद का, अर्थात क आया, क में क्या है, आधा क है और फिर अ है। मतलब कोई भी जो व्यंजन है वो बिना अ के पूर्ण नहीं है। क धन अ मिलता है तो क बनता है। अब यहां देखिए अ आप जाइए तो उसी क्रम में क में आ जोड़ा जाएगा अगर, तो ये का हो जाएगा। क में छोटी ही जोड़ी जाएगी तो की हो जाएगी। तो आपको जो क्रम रखना है इसको, शब्द को उसके क्रम में, तो सबसे पहले क आएगा। मैंने आपको कमल दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कमल दिया, तो 12 खड़ी में सबसे पहले क आएगा। अगर मान लीजिए मैंने आपको कमल के साथ में क, ख, न, कखन, ये मुझे लगता है
अगर कोई हमारे बीच मैथिली भाषी होगा तो वो समझ पाएगा। मैथिली में कखन बोलते हैं, कखन है लिए, यस सर। ठीक है, मैथिली में हाँ सर। बोला जाता है, इवन बांग्ला में भी बोला जाता है। तो कखन, अब जैसे कखन और कमल ये दो शब्द है, तो इसमें पहले कौन सा आएगा? कखन। कखन आएगा सर। कखन, हाँ। और मैं एक और शब्द देता हूँ, कवन, कवन। अब कौन सा आएगा? सर पहले सबसे पहले आएगा कखन, उसके बाद कमल, कवन, उसके हाँ। बाद कखन। तथदम, कोई सर और कुछ सबसे बोल पहले कखन। प्रिया आपकी समझ जाओ, और कुछ कोई बोल रहा था? सर पहले कखन आएगा, फिर कमल, हाँ। फिर कवन। हाँ, क्यों? क्योंकि आप 12 खड़ी पढ़ेंगे या क ख ग घ पढ़ेंगे तो प फ ब भ म य र ल व म के बाद आता है। तो आपका ये क्रम ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कखन है और कखन को हम कखनी भी लिख देते हैं, कखनी लिख देते हैं मान लीजिए, तो क्या होगा यहाँ? या मैं कखा लिख देता हूं, मान लीजिए मैं सखा और सखी लिखता हूं, इसमें कौन सा पहले आएगा, सखा या सखी? सखा आएगा कोई। पहले सखा सर, उसके बाद सखी। बिल्कुल, क्योंकि मात्रा में क्या होता है, आ की मात्रा पहले आती है, फिर ई की मात्रा आती है। इसका मतलब है आपका 90% ये जो शब्द कोश क्रम में लिखना है वो हो गया है। 10% है जो गलती कराती है। क्या गलती कराती है? सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कौन सी आकर। मात्रा लिखते हैं बताइए? सबसे पहले अगर आप किसी का चेहरा देखें, किसी महिला का चेहरा देखें, तो आपका ध्यान सबसे पहले कहाँ जाता है? यहाँ माथे की बिंदी पर। मैं किसी का चेहरा देख, किसी का आवाज आना बंद हो गया, हाँ अब आएगी। आ रही है आवाज? ब्रेक हेलो? नहीं आ रही है सर। हाँ, वो बीच बीच में कोई फोन कर दे रहा है तो आवाज कट रही, कोई बात नहीं, अभी मैं फोन काट दिया। तो सबसे पहले किसी भी महिला के चेहरे पे नजर जाती है तो यहाँ बिंदी पे जाती है, ठीक है। इसी क्रम में चूंकि वर्तनी वगैरह महिला स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग होती है, तो सबसे पहले बिंदी, बिंदी मतलब क्या होता है? अनुस्वर। अनुस्वार। अनुस्वार। पहले बिंदी लगाते हैं, ठीक है, अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कंकड़, कंकड़, कंबल और ककड़ी, कौन सा पहले आएगा इसमें? कंकड़, कंबल और ककड़ी, क्या आएगा पहले बताइए? कंकड़, कंबल, ककड़ी, क्या आएगा बोलिए? सर पहले ककड़ी, फिर कंकड़, फिर कंबल। पहले ककड़ी, फिर कंबल, पहले फिर कंकड़, फिर कंबल। मैंने आपसे अभी क्या कहा? पहले कंकड़ आएगा सर, पहले कंकड़, पहले अनुस्वार आएगा ना, पहले बिंदी आएगी। बिल्कुल, पहले बिंदी, मैंने बताया ना, पहले माथे की बिंदिया, वो गाना भी है ना शाहरुख खान जी के किसी फिल्म। तो सबसे पहले आप पहले अनुस्वार आएगा, बिंदी। हाँ तो कंकड़ आएगा। जी, कंकड़ आएगा, ककड़ी नहीं आएगी, ठीक है। कंकड़, कंकड़ के बाद कंबल, कंबल के बाद ककड़ी, ठीक है। ये हो गया अंग। अंग के बाद फिर आता है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए हम हंकार लिखे, बता रहा हूं, हुंकार, हुंकार और हुकर लिखा, हुकार लिख रहा हूं, कौन सा पहले आएगा? एक मिनट, एक और लिख देते हूं, रुक जाइए। ये तीन शब्द है, इसमें पहले कौन सा आएगा? सर हुंकार आएगा। अनुस्वार। कौन सा हुंकार? अनुस्वार, अनुस्वार।
सर लास्ट वाला सबसे पहले आएगा। सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा ये वाला, और उसके बाद हुंकार आएगा। देखिए नियम मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आएगा अनुस्वार, अनुस्वार के बाद चांद के साथ बिंदी। पहले बिंदी अकेली आएगी, फिर उसके बाद चांद को साथ लेके आएगी। क्लियर हो गया? सर एक आगे बढ़े। क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर ये विसर्ग कहाँ आएगा? अनुस्वार के बाद ही? हाँ अब विसर्ग का नंबर आएगा, अब विसर्ग का नंबर आएगा, इसके बाद विसर्ग आएगा। विसर्ग बहुत आसान, ये कॉलन जैसा बना होता है, ठीक है। इसको हिंदी में विसर्ग कहते हैं, अंग्रेजी में कॉलन कहते हैं। और सांप उप काटे तो ऐसा ही निशान बनता है, ठीक है। ये निशान कभी पलट जाता है, कभी सीधा रहता है, इसको विसर्ग कहते हैं। विसर गया जो, ठीक है। तो विसर्ग आएगा चंद्र बिंदु के बाद में। अब विसर्ग से होने वाले कोई शब्द बताएं आप लोग, है कोई ऐसा शब्द जो इससे शुरू होता है? सर निस्वार्थ। निस्वार्थ, ठीक है। दुख भी होता है, दुख। निस्वार्थ होता है, दुख इसमें वो ले नहीं रहे हैं, चलिए हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है। निस्वार्थ दुख, चलिए मैं थोड़ा सा बनाता हूँ तो आपको देता हूँ, क्षमा करें। ये निस्वार्थ दुख, उसके बाद एक और शब्द मैं देता हूं आपको, एक और शब्द देता हूं, दुंदुभी, ठीक है। ये इसको डूंगड़, चलिए डूंगड़ ही मान लेते हैं। लीजिए इसमें अब बताइए, इससे पहले कौन सा होगा? दुंदुभी सबसे पहले। सर दुंदुभी। दुंदुभी सबसे पहले आएगा, फिर से जरा सोच। जी सर, जी सर। पहले ये बताइए ड आता है या ड आता है? सर ड आता है। पहले क्या आता है? ड आता है ना। पहले ड आता है तो ड वाला होगा ना, तब जाके द में आएंगे ना। की बोल छेन लेकिन सर क्या इस होगा? पे द पे अनुसार लगा हुआ है, उस पर चंद्र। नहीं नहीं, फैमिली का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। अनुस्वार विसर्ग तो बाद में, सबसे पहले और दुख और निस्वार्थ ऐसे होगा सर। कैसे? पहले पहले क्या आएगा, फिर बोलिए। डुंग, डुंग है ना, डुंग। हाँ और डूंगड़ उसके बाद पहले आएगा, दुग्धुभी है। हाँ, उसके बाद दुख है, उसके बाद निस्वार्थ। बात है एकदम सही। देखिए सबसे पहले आपको फैमिली का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। मान लीजिए मेरे पिताजी की फैमिली है और मेरे बेटे की फैमिली है, तो किसको पहले सम्मान दूंगा मैं? किसको सम्मान दूंगा बोलिए? अरे बोलिए, पिताजी की फैमिली को कि बेटे की फैमिली को? पिताजी के फैमिली को, क्योंकि पिताजी का फैमिली पहले आएगा ना, रिश्ते में वो बड़े हैं। इसी तरह से हमारा जो क ख ग घ चलता है, ककारा बोलते हैं तो कई जगह। स्पीकर किसी का बैकग्राउंड आवाज आने की, तो आप इसको जब वर्तनी के अनुसार या फिर कोष्टक में लगाने जाएंगे तो सबसे पहले फैमिली का ध्यान रखेंगे। तो परिवार में ड पहले आता है, ड को पहले लिखेंगे, उसके बाद द आएगा, तब लक्षण बाद में देखेंगे। पहले क ख ग घ पढ़ेंगे फ्रेश, उसके बाद मात्रा देखेंगे, उसके अनुसार फिर हम सजाएंगे। एक और मैं देता हूं, क्रम देखें इसमें आप लोग क्या करते हैं। अब थोड़ा सा बदल रहे हैं। कवासी, क्वाथ, टी, उसके बाद छान आ गया। ये छन लिखना चाह रहा था मैं, ठीक है। चलिए छान तब ही मान लेते हैं। इसमें आइए अब आप लोग इसको कैसे सजाएंगे बोलिए। पहले क्या आएगा? अच्छा एक और इसमें डाल देते हैं, इसमें कंकड़ भी जोड़ देता हूँ। अब इसको कैसे लिखेंगे?
बताइए। सबसे पहले कंकड़, सबसे पहले कंकड़, वेरी गुड। उसके बाद कवासी, फिर कवात, ये आधा वाला कहाँ रखेंगे? आता हूं मैंने अभी तक बताया नहीं, इसलिए ठीक है, कंफ्यूजन है। कंकड़ के बाद कवासी लिख सकते हैं। देखिए ये संयुक्त अक्षर में आ जाता है, आधा वाला मतलब संयुक्त अक्षर में आ गया, और संयुक्त अक्षर वाला बाद में लिखेंगे। पहले सीधे साधे लोग मतलब जो फिट हैं वो चलेंगे, और उसके बाद जो दो लोग साथ में जोड़े हैं, जो पति पत्नी साथ आए हैं, हम मान लेते हैं पति पत्नी टाइप के लोग, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आधे वाले फिर बाद में आते हैं। उस हिसाब से अगर हम सजाएंगे तो आधा क व दोनों में है, तो दोनों में पहले क्या आएगा? ह या ली, कौन सा आएगा? इन दोनों में अगर करना हो तो कौन सा? हाँ, तो प फ ब ब म मतलब ल बात आता है। अब आते हैं हम छांतव्य की तरह। छांतव्य मतलब ये छ है, ये कैसे बनता है? क आधा और प्लस मूर्धन्य श, ये वाला मिल करके ये छ बनता है। ठीक है। अब क्रम में आप देखिए, क और श, आधा क और श है। अब यहाँ आपको अंतर करना पड़ेगा, आधा क श है, आधा क और व है, इसमें कौन सा पहले आएगा? आधा क और वो कौन सा पहले आएगा? वो वाला। आधा क और व। हाँ, अगर मान लीजिए हम कुछ ऐसा अक्षर लेते, जैसे श के बाद वाला कोई अक्षर बताइए। ये जो श के बाद ये और लो श का श, ह, हाँ हाँ हाँ, हैं? हाँ से हल, हाँ। आधा क से कहा नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों के। अब 3 अक्षर और हैं, ये जो संयुक्त अक्षर हैं, छ, प्र और ज्ञ। छ, प्र, ज्ञ। और भी कोई आता है क्या संयुक्त अक्षर? चौथा क्या है कोई स्र याद है किसी को? होता है सर, स्र स्र स्र, स्र, ये स्र ऐसे लिखते हैं ना, देखिए आ रहा है क्या ये? अब इनका स्थान कहाँ होगा? ये समझ गए तो समझ लीजिए आज की मेरी मेहनत सफल हुई। ये स्र कहाँ जाएगा बताइए? अब जब इनसे शुरू होने अक्षर होंगे जी, श्री लिखते हैं। हाँ, तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा शब्द क्रम हम दे दें आपको, जैसे मान लीजिए क्षीर, क्षीर दे दिए, हाँ, कमल दे दिए, उसके बाद हम लिखिए त्राल दे दिए, ठीक है, तृण दे दिए, ठीक है, त्राल दे दिए, त्राण दे दिए, और उसके बाद ज्ञानी दे दिए, ज्ञानी के बाद श्रमिक दे दिए, ठीक है, फिर कंचन, लिख लीजिएगा इसको, समझ में आएगी बात। कंचन के बाद मैं लिख दिया, थोड़ा बड़ा दे देते हैं, खरगोश। चलिए अब इसका क्रम बताएं। क से कितने दे दिए? 2 दिए ना। सर कुछ पूछना सम्राट, है? हाँ, पहले इसको कर लें फिर पूछें, या इसी से संबंधित है? इसी से संबंधित है। हाँ बोलिए। सर अक्षर जो है वो क हलंत और मूर्धन्य श होता है, त्र जो है वो त हलंत और र होता है ना? जी एकदम। और ज्ञ सर? ज और इ होता है, ज में ज और इ, ज होगा और इ। अच्छा अच्छा। और स्र सर? तालव्य श? श्र तालाबी श में होता है। तालव्य श हलंत र? अच्छा। वो इ लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको कैसे सजाएंगे बताइए? लिख लीजिए, इसको डायरी में लिख लीजिए, फिर बात करें हम लोग। कहाँ से शुरू करेंगे?
1 मिनट का समय दूंगा, ज्यादा नहीं। क्षीर कमल। पहले क्या होगा, चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिक्कत हो रही। सबसे पहले सर पहले अगर आप कंचन होगा, पहले कांचन होगा, वेरी गुड। हाँ, फिर उसके कमल, बाद फिर कमल, वेरी गुड। आगे त्राण, अण सर। प्राण क्यों? सर अण पहले आता है ना टठर में, ठीक है, तो गलती हो गई, आपका लाइफ और उसके लाइन बाद अब ल वाला आएगा सर। देखिए, मैं बताता हूँ क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। आप स्पीकर ऑफ कर लीजिए, स्पीकर ऑफ कर लीजिए। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्षीर मैंने बताया, इसको अगर हम विभाजित करेंगे तो क्या निकलेगा? ये जो छतरी वाला छ है, इसका क्या होता है? क कोहलन आता है, क हलंत आता है। तो ये किसके परिवार से हो गया? ये कवर किसके परिवार से हो गया है? कवर कवर्ग के परिवार से। हालांकि ऐसा आएगा नहीं, लेकिन अगर शब्दकोश में आप देखेंगे तो क वाले परिवार से है ना, तो इसको जब सजाएंगे तो कांचल, कमल और क्षीर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हालांकि ऐसा प्रश्न नहीं मिलेगा, लेकिन डिक्शनरी में ये आपको ये क वाले परिवार में मिलेगा। ठीक है, क के बाद अब आपने बताया त और र, ये बहुत अच्छा आपने बताया। त्राण और त्रल, और तमराज कहाँ जाएंगे? तमराज कहाँ जाएंगे, पहले या बाद में? पहले क्या मैंने बताया है, पहले जो बड़े वाले हैं, मतलब बिना उसके हैं, बिना संयुक्त अक्षर के, पहले वो आ जाएंगे ना। तो यहाँ त पूरा है तो पहले त आएगा, त के बाद फिर त और र, चूंकि त से और नहीं है पूरा त वाला, तो त्रल और त्राण में एक लेना है। अण पहले आता है तो तमराज, त्राण और ये त्राल, ये 3 हो जाएंगे। सर। तो लेकिन इसमें, हाँ बोलिए। सर पूरा तो जो है पहले आता है और आधा तो बाद में आएगा। एकदम आधा और संयुक्त ये बाद में आएंगे, जैसे यहाँ हमने किया कांचल, कमल और क्षीर किया, उसी तरह से। ओके। ठीक है, अब आगे बढ़े हम लोग आगे। अब जैसे ये श्रमिक, ये 100 वाला है, तो 100 का अलग होगा ग्रुप। चूंकि खरगोश है तो ये क वाले के बाद ही ख आ जाना चाहिए था। ठीक है, ज्ञानी वाला जो है, ज्ञानी में मैंने क्या बोला, ज और इय, तो क ख ग घ, मतलब अगर आप इसको सजाना शुरू करें तो सबसे पहले आपने जैसे मान लिया कांचन को लिखा, कांचन के बाद आपने कमल, कांचन के बाद आपने कमल को लिया, कमल के बाद आपने क्षीर को लिया, ये एक फैमिली हो गई। ठीक है, इसके बाद दूसरी फैमिली, क खत्म, क के बाद क्या आना चाहिए, ख फैमिली आएगी ना, तो ये ख वाली फैमिली आती है यहाँ, खरगोश। ख के बाद ग घ अंग च छ ज, अब ज में आते हैं तो ज्ञानी, ज्ञानी जी यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, आप डिक्शनरी देखेंगे, हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी देखेंगे या हिंदी हिंदी शब्दकोश देखेंगे तो उसमें ये क्रम आपको मिलेगा। ज्ञानी के बाद फिर श्रमिक में 100 आता है और इसमें त्र आता है। त्र पहले आता है या 100 पहले आता है? सर क्या 100 आता है? पहले आता है ना, जी। 100 पहले आएगा, 100 बाद में आता है। तो फिर ये तमराज होगा, फिर ये त्राण आएगा, और फिर ये त्राल आएगा, और फिर जाके श्रमिक आएगा, क्योंकि 100 बाद में आता है। थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स बहुत बाद में आता है। तो अगर उसको आप सजाने का प्रयास करें तो उसका क्रम कुछ ऐसा आना चाहिए। शब्दकोश में ऐसे ही आपको खोजने से मिलेगा। ठीक है, सर इससे क्लियर ऊपर हुआ? वाले को ये तो समझ हाँ, गए सर, इससे ऊपर वाले का क्लियर नहीं हुआ। कौन सा? ये यही वाला ना? इससे नहीं सर, इससे नीचे। इससे नीचे ही तो, कौन सा ये? इससे नीचे यही तो मैंने सजा दिया। नहीं यही तो था, मैंने सजा दिया इसको। और कौन सा है बोलिए? ये था,
ये कौन सा नहीं समझ आया बताइए। नहीं, ये वाला समझ में आ गया था, क वाला। फिर अनुस्वार वाला बिंदु, हाँ ये भी आ गया सर, ये चंद्र समझ, बिंदु वाला। हाँ ये समझ हाँ, गए। ये हाँ हाँ, इसमें प्रॉब्लम हो रहा था। क्या बताइए, कौसी, कंकड़, क्वाथ, क्वालिटी। क्या मैंने क्या बताया? सबसे पहले आपको कंकड़ आएगा, क्योंकि मैंने बताया अनुस्वार पहले आता है, अनुस्वार खत्म, उसके बाद क से पूरा क, उसके बाद आधा क। अब आधा क में 3 हिस्सा मैंने बांट दिया, क्वाथ, क्वालिटी, क और वो आता है, और क और स आता है। तो पहले कौन सा, स आएगा या वो आएगा? कौन सा आता है? ये वो आता, ये आएगा या ये आएगा? और लव स, तो पहले वो आएगा, तो पहले क्वाथ या क्वालिटी, तो क्वाथ आएगा, चौथा दोनों अल्लाह बाद में आता है, फिर जाकर के अंत में क और स, मतलब छांतव्य बाद में आएगा। इस क्रम में होगा। ठीक है ये सर। वीडियो मैं YouTube में डाल दूंगा, अगर आप लोगों को कोई संदेह हो तो इसको दोबारा मेरे चैनल पर आकर देख सकते हैं। और जो जिन लोग मेरे चैनल को नहीं जानते, कोई है जो मेरा YouTube चैनल ना जानता हो? सर जानते हैं, लेकिन वहां से बहुत तो सारे वीडियोस लॉक हैं जो खुलते नहीं है सर। हाँ वो सर। सिर्फ मेंबर्स के लिए जो लॉक है वो पेड पेड के लिए हम मेंबर, लोग, ठीक है। पेड के लिए सर हम लोगों ने फीस जमा किया था, फिर भी नहीं हो रहा। ये कहाँ जमा किए थे? YouTube में? यूट्यूब में सर ले नहीं रहा है सर, उसके लिए हमने आपको मैसेज किया, जो क्योंकि वहाँ 2 ही ऑप्शन अवेलेबल हैं केवल। एक दोनों हाँ, कार्ड्स हैं, और दोनों हम रीचेबल नहीं कर पा रहे हैं। बाकी अब फोन पे ठीक या है, हम गूगल लोग पे क्लास कुछ ले रहे हैं, भी। इसी में आ जाइए ना, आप डायरेक्ट क्लास में जुड़ जाइए, कोई दिक्कत है? तो बाकी जो वीडियो पड़े हैं फिर कभी कभी देखने को होता है ना, कोई चीज़ क्लियर करना होता है, तो मतलब ये होता है कैसे देख लिया जाए। अच्छा अच्छा, नहीं वो तो फिर वो उसका पेमेंट यूट्यूब को ही जाता है, यूट्यूब ही रखती है वो पैसा, यूट्यूब हमको नहीं सर देती है पेमेंट मेंबर। सर ठीक पेमेंट है, करने का साधन अवेलेबल नहीं, बस इतना कहना। कार्ड से तो वो लोग लेते हैं ना, या यूपीआई से लेते हैं? यूपीआई आप से नहीं डेबिट लेते, कार्ड बस से यही कर सकते समझते। हैं, डेबिट कार्ड से शायद ले लेते हैं वो लोग। सर डेबिट कार्ड में तो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, सारे नहीं हैं, इसीलिए मैं कह रहा था। ओहो, केवल 2 ही तो डेबिट मुझे कार्ड। जानकारी नहीं, हाँ। क्योंकि मैं ये जो आपकी क्लासेस ले रहा हूँ अभी गूगल मीट, चूंकि 200 100 आदमी कई बार अधिक हो जाते हैं, तो मैं भी इसका 800 रुपये पे करता हूँ गूगल को, तो वो मैं जी अपने सर डेबिट बिल्कुल। कार्ड से ही पेमेंट करता हूँ। नहीं सर, आपका वीजा भी वाला डेबिट जो कार्ड डेबिट से, कार्ड हाँ। है, वीजा वाला जो है उससे ले लेता है मुझे लगता है। नहीं सर, एक वीजा बार तो उससे हमारा था, वीजा फिर क्यों नहीं ले रहे? कोई दिक्कत होगी, टेक्निकल सर प्रॉब्लम पैसे। होगी, आप फिर से एक बार कोशिश कर लीजिएगा, या जो नहीं देख पा रहे हैं उसके लिए आप हमसे बताइएगा कि ये वाला नहीं देख पा रहे हैं, तो अलग से हम आपको उसको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, पर लिमिटेड लोगों के लिए है वो। ठीक है, सर हाँ। यहाँ तक की बातें स्पष्ट हो पाई या नहीं हो पाई? जी सर हाँ। ठीक है, तो मुझे लगता है समय बहुत हो गया, समय की मर्यादा है, और समय से ज्यादा आप लोगों के डेटा की मर्यादा है, डेटा खत्म हो रहा होगा, और ऊपर से फेसबुक व्हाट्सएप भी बुला रहा होगा। ठीक है, किसी का कोई संदेह या कोई सर नहीं है। ठीक है, फिर हम तरफ बढ़े। अगर आप लोगों से बस इतना ही एक अनुरोध है कि अगर आप